हमारे गांव में ये लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी आई कैसे और कौन लाया, कितना विकास पार्टी का हुआ, उसी संबंध में है कुछ कहना चाहते हैं। हमारे गांव में हम सर्वा की ही बात करते हैं। वैसे तो लगभग सभी गांवों में जमींदारी बहुत बुलंदी पर थी। गरीबों की या सर्वहारा वर्ग की, अगर गरीब लोग उनका काम करने के लिए नहीं जाते थे तो हमारे गांव सर्रा के जमींदार थे, वो घोड़े पालते थे और घोड़ों की लगामों से, और कोई अगर देर हो जाती तो उसके दरवाजे पर पहुंचते थे और पकड़ के टांगे, अगर पत्नी लेके होते तो पकड़ के टांगे खींचते थे कि तुम सारे अभी इसको लिए पड़े हो, काम कौन करने जाएगा। इस तरह की जमींदारी थी। आजकल के ऐसे तो पंप सेट और ट्यूबवेल नहीं थे, बेड़ियां चलती थी और बेड़ियों से पानी खेतों में पहुंचाया जाता था। अगर कोई गरीब बेड़ी उलीचने के लिए नहीं जाता था तो सुबह होते उस कड़ाके की ठंड में उस गरीब को लिटा देते थे, उसके ऊपर बेड़ियां चलवाते थे। इन सब हालातों को देखते हुए कुछ यहाँ के लोग जागरूक हुए। हमारे गांव में एक कामरे का काम था, हर कोई जाना और अखबार पढ़ना। तो अखबार में उन्होंने देखा कि मल्लावा की तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे वहां काम हो रहा है। तो कामरेड केशव सिंह ने यहाँ गांव में बैठ के, कुछ लोग थे ऐसे समझदारी के लोग, उनके बीच में बैठ के बात की और मल्लावा वालों से, कम्युनिस्टों से संपर्क किया। फिर यहाँ लाल झंडा लेकर के और गरीबों ने यहाँ बात की, संगठन बनाया। यहाँ लोगों ने कहा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो जमींदार यहाँ का कहता था कि जूता ऊंचा रहे हमारा। ये स्थिति थी गरीबों की। और तय ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे यहाँ संगठन बना और गांव में जुलूस निकाला जाएगा। तो यहाँ का सामंत बोला कि जो जुलूस निकालने आएगा गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। फिर दमदारी के साथ जुलूस निकाला गया। ना जाए बंदूक, तमंचे, कट्टे, लाठी, भाला, बल्लम जो कुछ था सब साथ में लेके निकला और फायरिंग करते हुए हमारे गांव में जुलूस निकाला गया। तब बहुत कड़ाई के साथ जब यहाँ काम चला तब यहाँ का सामंत झुका मिला। ये कामरेड भोलानाथ थे, दीवानी थे, कामरेड बद्री प्रसाद, जीवाराम, धनीराम, कामरेड तुलाराम, यानी तमाम ऐसे कामरेड थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर गरीबों से कंधा मिलाकर हर समस्या का समाधान कराया। दोस्त, हमारे गांव में दो संगठन चलते। दूसरी तरफ लठ भारतीय संगठन था जिसका लीडरशिप कामरेड दीवानी लाल करते थे। उनके गैंग में, भोलानाथ के गैंग में हमने नाम गिनाए, ये सब थे कामरेड प्रभुदयाल, जानकी प्रसाद आजाद, सब लोग जो नेतागिरी करते थे। और कामरेड दीवानी लाल के साथ में खुर्रम थे, नेत्राम, लेखन, यानी तमाम 10-12 ऐसे उनके भी लठबंद साथी थे। अगर कोई गांव में काम अन्याय का करता और वो बात नहीं मानता तो लठ भारतीय संगठन वहां खड़ा होता जाकर तुम्हारी औकात नहीं, तुम कैसे नहीं मानोगे।
जबरिया उसको मना दिया जाता था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक मर्तबे यहाँ के कुछ मेहमान आए। ओदरा का मेला चल रहा था। वो मेहमान मेले से आकर लौट रहे थे तो शाम को वहां गुंडों ने मारपीट करके उनका सामान छीना। तो गांव के कामरेडों ने जाकर तो कामरेड भोलानाथ और तमाम पूरा संगठन, दोनों संगठन, लठ भारती और नेता पार्टी, दोनों संगठन गए। तो डीएसपी के साथ जब बातचीत हुई तो कामरेड भोलानाथ ने कहा कि गुंडो, अगर तुम बदतमीजी की बात करोगे तुम्हारे जबड़े तोड़वा दूंगा। तो यहाँ का डीएसपी जो आया था इंक्वायरी में, उसके भी छक्के छूट गए कि यहाँ के लोग बहुत ठाकर हैं, समझदार हैं। तो यहाँ के फिर वो इंक्वायरी किए चला गया। उसके बाद में यहाँ के सामंत गए और डीएसपी के साहब से मिले। बोले देखिए साहब, ये भोलानाथ, ये काल्लू दही पर के थे, ये सब इतने दबंग हैं कि बताओ साहब आपके सामने कहीं कहीं झगड़ा तोड़वाई दी। वो कहीं के सामने हमारे ठाकुर लोगन के हमारे गांव में इज्जत नहीं। ऐसा कराओ, कुछ इनका बंद कराओ। तो डीएसपी बोला निकल जा साले, मार जूतों तो निकाल देंगे मार के यहाँ से। कहा वो इतना ईमानदार आदमी है जो मेरे सामने झुका लटके डट के बात की उसने, और तुम साले गुंडे ने फंगे उसको कह दो बंद करो। कहा वो बहुत ईमानदार संगठन चलता, बहुत भोलानाथ ईमानदार आदमी। जब उनकी वहां नहीं चली तो इन्होंने बेहूदी चाल चली। हमारे ही परिवार के दो युवकों को गुमराह करके पैसे खर्च किए, लड़कियां फ्री कर दी, और बाहर कर देंगे, जेल नहीं जाने देंगे। दोस्तों, उसका परिणाम ये हुआ कि वो लड़के नौजवान थे, पढ़ने लिखने वाले थे, लेकिन जब डेली अनल प्रकट चंदन से हुई, अतिशय रगड़ करे, जब कोई बार बार उनके इंजेक्शन लगाया गया तो फिर वो हावी हो गए और कामरेड भोलानाथ दीवानी को 1 घंटे के अंदर कत्ल किया। दोस्तों, कत्ल हो गया। संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सब विचारी आदमी थे जिनकी एक समान विचारधारा होती है, वो बराबर टूटते रहे, संगठन चलता रहा। अब ऐसा है कि साथी हमारे सब एक्सपायर हो गए। अब तितर बितर कोई किसी की राजनीति में है, कोई सपा में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खैर उस तरफ हमको नहीं जाना, जिसकी जो भावना अपना जाता है, लेकिन बिना संगठन हमारी आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। या तो जनबल हो और या धनबल हो। गरीबों के पास धनबल नहीं है, सिर्फ जनबल है। तो दोस्तों, हमारे मंच पर तो लोकल तौर पर भी अपना एक संगठन बनाए रखिए, तभी सम्मान मान मिलेगा। जय हिंद। इस शोषित गरीब और कमेरे समाज को क्या मिला, ये सब आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुना। और इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री मोहनलाल जी दिवाकर ले पाते हैं, जिन लोग अनजान है, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। उन शहीदों की वजह से आज हम लोग बैठे हुए हैं, और उन शहीदों को भी नमन जो सीमा पर शहीद हो गए हैं और हो रहे हैं लगातार, वो हमारे बच्चे हैं। जैसा कि रामवतार जी ने, दादा कॉमरेड
ने बताया था कि अपनों ने ही हमको धोखा दिया। हमारे अपने ही मारने वाले होते हैं, गैरों से कोई गिला नहीं, हमें धोखा अपनों से ही मिलता है। और जहां तक ये आवाज जा रही हो, और जो शिक्षित युवा वर्ग के लोग हैं वो जाने समझें कि आखिर ये आजादी जो हमको मिली है इसकी कीमत हमारे अपनों ने ही चुकाई है। दूसरे तो तब भी गद्दारी में शामिल थे, अब भी गद्दारी ही करते हैं। कहते हैं कि हम लोग भी इसी तरीके से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पढ़ें, अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान को आज कितने लोग पढ़े हैं? 4 दिन के बाद में गणतंत्र दिवस आने वाला है, तमाम कार्यक्रम होंगे, तमाम तरीके के भाषणबाजी होगी, लेकिन क्या हम संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानते हैं? जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन हम लोगों की भलाई और अधिकार दिलाने में लगा दिया, उसके बारे में आज नाम लेने में भी लोग शर्माते थे। और जिन लोग पूर्व सांसद सावित्रीबाई संविधान प्रदत्त अधिकारों के द्वारा ही पढ़ करके, नहीं तो हम लोगों के समाज के लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं हुआ। नहीं संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार मिले हुए, जिसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दीजिए। अब तो अभी लोग आ गए हैं। हमारे खासकर मैं भागीदारी युवा वर्ग की चाह करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, अगर उनसे फीस आप MBBS क्यों नहीं कर पाते हैं, इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, वहाँ की फीस आपके पिताजी नहीं वहन कर पाते। अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हो बच्चे, कल को सरकार की नीतियां ऐसी बनती जा रही हैं कि प्राइमरी की फीस भी जब 400 रुपए देने पड़ेगी एक बच्चे की, तब पता चलेगा कि क्या उन यात्राओं का, तिरंगा यात्रा 72 साल की उम्र में 15 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके आए हुए हैं। आज खेत में जानवर खा रहा हो और आपका पिताजी अगर कह दे कि जाओ बच्चा हाँ गाँव जा करके उसको, तो कहिए मोटरसाइकिल कहाँ है? और ये 15 किलोमीटर 72 साल की उम्र में साइकिल चला करके आए। ऐसे ही जुझारू साथियों की वजह से ये आजादी आपको मिली है। जिन्होंने एक टाइम रोटी खा करके पैदल 50-50 किलोमीटर, जैसा कि कामरेड सर बता रहे थे, कामरेड कहा, क्या उनका डेडिकेशन होता है? कैसे समाज की भलाई के लिए सोचते हैं। एक टाइम रोटी खाएंगे, चाहे जब चले घर पे चले जाइए, जो खाना ये खा रहे होंगे वो इसी खाने में आपको खिला, उसी थाली में कहेंगे इसी में खा लीजिए। आप भी 4 रोटी खाए होंगे, रखी होंगी, 2 कहेंगे आप खा लीजिए। अगर 4 साथी हो तो एक रोटी खा लेंगे। आजकल का युवा वर्ग, पिताजी बाहर अंदर कि हमारा कब नंबर आएगा, उनका नंबर ही नहीं आता। जिस दिन शादी हो जाती है, अगले दिन से चूल्हा जलने लगता है। इससे समाज नहीं बनेगा। आप अपनी आत्मा को संतुष्टि तो कर सकते हो, लेकिन समाज में आपका भी सम्मान नहीं होगा। साथियों, मैं समझता हूं कि ज्यादा वक्ता हैं। अभी राम प्रवेश भैया से, शिव प्रसाद जी से मैं कह चुका हूं कि ये तो कार्यक्रम खैर सौभाग्य रहा कि इसी बीच सांसद जी भी, पूर्व सांसद जी भी आ गई। सब लोगों का साथ ज्यादा समय उनको भी सुनना है। उनको भी मैं बहुत दिन से जानता हूं। जब सांसद हुई थी उसके बाद में बहराइच गया हुआ था, उसी समय कार्यक्रम था, तो वहां मुलाकात हुई थी। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसका मैं इस समय अवध करेंगे कि हम छोटी सी युवा वर्ग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम द्वारा आप केवल नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे आप समाज का, अपना और समाज का भला कर सकते हो। चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पढ़ाई हो, अगर आपने, तो आपको कोई उस
उस क्षेत्र में सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। खासकर पढ़ाई में गुजारे 4 घंटे जो समय वो मोबाइल देखने में गुजारते हैं, अगर वो समय पढ़ाई किताब पढ़े तो उनको 70-80% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अगर 10-12 घंटे पढ़े तो आज भी नौकरियों की वैसे तो कमी बहुत कुछ है, क्योंकि रेलवे भी गया रानी के पास, बाकी सब कुछ जाने वाला है, केवल ले दे करके शिक्षा विभाग रह गया। वो भी अगली बार अगर हो गए तो वो भी चला जाएगा प्राइवेट में। इसी तरीके से रंग चुन करके तैयार किए गए स्कूल, ताकि प्राइवेट वाले लेने को इनको तैयार हो जाएं। बढ़िया, वो तो सारी बातें करनी है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि जो शहीद भूखे हुए, क्या उनका कैसे, ये आप लोग बेहतर जाने। हमारे साथियों को मैं उम्मीद करता हूं कि वो बाबा साहब को पढ़ेंगे, बाबा साहब के बारे में जानेंगे, और संविधान को पढ़ने के बाद में अपने हक और अधिकारों के बारे में जानेंगे। कैसे हमको वोट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए। इसी लोभ लालच में आकर के अगर आप सरकारों को चुनेंगे तो हस्त्र देख लीजिए क्या होता है। ना आपका सांसद मिलता है, ना आपका विधायक मिलता है, दर्शन नहीं होते हैं 5 साल के बाद में, क्योंकि ठेकेदार। सभी लोगों ने अपने विचार रखे। हमारे बीच में बहुजन मूल निवासी पार्टी के संस्थापक जी चलो ठीक है। अब हम आदरणीय श्री सियाराम जी वरनाथ कनौजिया जी हैं। मैं आदरणीय श्री सियाराम जी और श्री शिव प्रसाद जी से अनुरोध करता हूँ कनौजिया साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। एक को सब भी पकड़ाएंगे। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना। इनके बाद ठीक है, मोहनलाल दिवाकर जी माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ हाँ, अब ये लोग थोड़ा बिजी हैं के काम करो। आप पहना दो, सुनो आप तो आपके मेहमान विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और मैं इसमें से जो आदरणीय आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी जो बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं और शोषित कमेरे वर्ग की बहुत ही सजगता से आवाज उठाती हैं, पूरे देश में भ्रमण कर संगठन बनाती हैं और उनकी आवाज को बुलंद करती हैं। मैं उनसे आदर के साथ कहना चाहता हूं, आए और अपने विचारों को रखने का कष्ट करें। मैं 1.5 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। 4 ऑपरेशन मेरे कूल्हे के हुए, एक्सीडेंट हो गया था, पूरा कूल्हा काट के नया डाला गया। लेकिन आज के दिन आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपकी हर खुशी और गमी में मैं साथ हूँ, मरते दम तक आपके लिए मैं बता दूँ, चाहे कहीं पे भी प्रोग्राम कोई होता और मैं आता हूँ। मेरे घर में रोकते रहे लोग कि आप मत जाइए, डॉक्टर ने मना किया, हमने कहा मर जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए मैं आया हूँ। आज मैं सोते हुए शेरों को जगाने आया हूँ। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत थोड़े से बोलूंगा। सोते हुए शेरों को जगाने आया हूँ कि आज जो हमारे भारत के अंदर हो रहा है, इसको आप लोग बहुत गौर से देखिए, समझिए, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग खाली गांव खेत और खुरपी लिए मेड़ों पे जुटे रहते हैं। आज देश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप और हम सब लोगों को खत्म किया जा रहा है। अंदर से प्लानिंग वो चल रही है कि इनका जीने के हक को छीन लिया जाए। इसके लिए उसके कारण आज लोग कुर्सी पे बैठे हैं, नहीं तो कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था आप लोगों को, ये मैं बता दे रहा हूँ। आरक्षण के विरोध में कई बार उनसे लोगों ने बातें की, लेकिन मैं ये जानता हूँ ना मुझको, ना मेरे बेटों को, ना मेरे पोते पर पोतों को कभी आरक्षण संविधान नहीं बचा पाएगी।
इसलिए साथियों, पुनः आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे साथ में दोनों हाथ उठा कर बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज शहीद भोला और उनके परिवार में कोई और दीवानी लाल, दोनों लोगों को शहीद होना पड़ा और शहीद होने के बाद लगातार उनके परिवार के लोग उनके निवास स्थान पर साथियों, जैसा कि आप शहीद दिवस मना रहे हैं, ऐसे शहीद दिवस पूरे भारत में हमारे लोगों ने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अधिकार को पाने के लिए, सम्मान की जिंदगी जीने के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया है। इस भारत में तमाम लोग शहीद हुए हैं। भोला जी और आप लोगों ने जो शहीद हुए हैं अधिकार के लिए, सम्मान और सुरक्षा के लिए, जब आप लोगों को लगा कि हमारे समाज का सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे समाज को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो आप लोग एक झंडे के नीचे, चाहे वो मार्क्सवादी का झंडा रहा हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा रहा हो, हंसिया हथौड़ा रहा हो या हंसिया बाली रहा हो, लेकर के झंडा लाल सलाम कहते हुए आका अमरेड के नाम से अपना परिचय देते हुए पूरे भारत में आंदोलन हो रहा था। और उसी आंदोलन से जुड़ करके आप लोग इस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी दौरान आप लोगों को शहीद कर दिया गया था। साथियों, थोड़ा ये पुरानी बातें हैं, ये अधिकार नहीं मिल रहा था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था, तो आप लोग शहीद हुए हैं। अधिकार जब नहीं मिल रहा था तब शहीद हुए हैं। अब हमारे लोगों को अधिकार मिला हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में अधिकार दे चुके हैं। उस अधिकार को बचाने के लिए, अधिकार को पाने के लिए हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। अब सामने हमारे लोगों के सामने, हमारे आपके सामने क्या है? आप लोगों ने तो शहीद हुए अधिकार को पाने के लिए, वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान में आप हम सबको, बहुजन समाज को अधिकार मिला हुआ है। साथियों, ये संविधान के, आज भारत में संविधान की लड़ाई है। एक उनका संविधान था जिस संविधान से हमारे लोगों को नीच बनाया गया, छूत बनाया गया, कमजोर बनाया गया, गुलाम बनाया गया, दूर बैठाया गया, क्या क्या यातनाएं दी गई। और उसी संविधान में ये भाई साहब को मलक से लिखा गया, हमें चंडाल लिखा गया। वही संविधान को रोकने के लिए, बदलने के लिए मलक से और चंडाल दोनों मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल्ली के लोकसभा में भेजने का, सदस्य बनाने का काम किया है। आपको लगा कि हमें मलक से, हमें लगा चंडाल और मलक से दोनों मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान थे, उनके बहुत सारी ज्ञान था।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, सम्मान की लड़ाई लड़ते थे। इसलिए माननीय जिन्ना जी ने या और लोगों ने मिलकर के बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति यदि वहां पहुंच जाते हैं तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, देश के मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे, देश के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे, देश के मूल निवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुन करके उनको भेजा गया था। और संयोग से बाबा साहब की जो इच्छा थी, माननीय जिन्ना जी की जो इच्छा थी, माननीय जोगेंद्रनाथ मंडल की जो इच्छा थी कि बाबा साहब को मौका मिल जाए तो बाबा साहब कुछ कर देंगे, कुछ करेंगे। संजोग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिल गया। वो मौका मिला कानून बनाने का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का जब संविधान बनाया, एक संविधान को रोका। उनका संविधान था जिस संविधान के तहत वो संचालन करते थे। अहिर गनडिया तेली तमली सोनार लोहार मल्ला काची धीवर पासी राजमन दुनिया कानू कलवार चमार भंगे मुसलमान तो दूर बैठाया जाता था, उसे घृणा किया जाता था। उनके संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कलम से रोक दिया कि आपका संविधान अब नहीं चलेगा। राजतंत्र था। आप लोग जो शहीद हुए हैं राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने के बाद आप लोगों ने आप लोगों को शहीद होना पड़ा है। उसी राजतंत्र को वो राजा हुआ करते थे, हमारे लिए प्रजा हुआ करते थे। ये भारत के मूल निवासी, भारत के बहुजन समाज के लोग, ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग एक गुलाम होकर के रहते थे। उनका एक संविधान था, उस संविधान में व्यवस्था उन लोगों ने दे रखा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला तो राजतंत्र को खत्म करके के प्रजातंत्र की व्यवस्था दी। बाबा साहब राजतंत्र को रोक करके प्रजातंत्र की व्यवस्था दिया और उस व्यवस्था में यह भी व्यवस्था दे दिया, उनका संविधान में सिलेक्शन था और बाबा साहब के संविधान में इलेक्शन। उनका जब संविधान था तो सिलेक्शन कराते थे, गांव के जो बड़े लोग होते थे उनको मुखिया बनाते थे। वो लोग मुखिया बनते थे, गांव का संचालन वो मुखिया करते थे। जो बड़े वर्ग के होते थे, बड़ी जात के होते थे, बड़े घराने के होते थे, उनको मुखिया बनाया जाता था। वही गांव पंचायत का संचालन करते थे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस सिलेक्शन को भी रोका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सिलेक्शन को रोक करके इलेक्शन पर ला करके कानून बना दिया कि नहीं अब इलेक्शन होगा। अब रानी की पेट से जो बच्चा पैदा हो राजा नहीं होगा। ये भारत का बहुजन समाज है, अपनी वोट से राजा बनाएंगे, वो वोट से राजा पैदा करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको इलेक्शन दिया, लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र में आपको वोटतंत्र की व्यवस्था दिया। अब वोटतंत्र की जब व्यवस्था दिया तो उसमें हमारे लोगों को व्यवस्थित किया। ये व्यवस्थित कर दिया कि ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग इलेक्शन से जीत करके आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी गांव पंचायत के प्रधान हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे, बीडीसी हो जाएंगे। और यहां तक उन्होंने विधानसभा विधायिका में पहुंचाने के लिए उन्होंने विधानसभा की व्यवस्था में उनको आरक्षित सीट दे दिया। विधायिका में पहुंचने के लिए उन्होंने लोकसभा की सीटों में उन्होंने लोकसभा की सीटों पर आरक्षित सीटें दे दिया। उसी वोट से हमारे लोग चुन करके
उस आरक्षित सीट से जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, पंच हो जाता है, प्रधान हो जाते हैं, बीडीसी हो जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाते हैं, सभासद हो जाते हैं, महापौर हो जाते हैं। तमाम व्यवस्थाएं बाबा साहब ने दिया। और उसी संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत का संविधान लिखा और कहा कि अब न कोई ऊंचा होगा न कोई नीचा होगा, सब बराबर होगा। जिसका परिणाम यही है कि हम सभी लोग बराबर एक कुर्सी पर बैठे हैं, हम सभी लोग इस मंच पर बराबर में बैठे हैं। आज जो हमको मौका मिला है इस माइक पर बोलने के लिए, मैं तो कहता हूं कि जय भीम ना होते तो हम लोगों की दशा क्या होती। जय भीम ना होते तो आज हम सूट बूट में थोड़े होते। जय भीम जब नहीं थे तो हमारे सामने माइक भी नहीं था, हमारी हिम्मत भी नहीं थी। जय भीम जब नहीं थे तो हम सूट बूट में नहीं थे। जय भीम नहीं थे तो आप हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पता नहीं चलेगा कि कौन किस वर्ग का है। हम सभी लोग सामंजस्य बना करके कुर्सी पर बैठे हैं। जय भीम नहीं थे तो हम लोग को कुर्सी पर बैठने का अवसर भी नहीं था। और यहाँ तक जय भीम ना होते, आज जब जय भीम नहीं थे, आज तो हम लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं, चाहे नल का पानी हो, आज चाहे टंकी का पानी हो। बहुत हमारे लोग आगे बढ़ गए हैं, पैसे थोड़ा कमाने लगे थे, आरओ भी लगा रहे हैं, घर में आरओ भी पानी पी रहे हैं। लेकिन जय भीम नहीं थे तो हमारे लिए कौन से पानी पीने के लिए मजबूर होते थे। गड्ढे में जो पानी बरसता था, बरसात का पानी हुआ करता था, तो गड्ढे में पानी जो इकट्ठा होता था तो उसको पानी पीने के लिए उसी में नहाते थे, कपड़े साफ करते थे, उसी पानी को लोग पीते थे। और स्वच्छ पानी पीने के लिए यदि उनका मन करता था तो अपने आप कुआं खोद करके पानी निकाल करके पीते थे। उनके कुआं पर जब जाते थे या तो भगा देते थे या तो दूर से पानी दिया करते थे। जय भीम नहीं थे तो अब हम महल बना करके रह रहे हैं, हमें महल बना करके रहने का मौका मिल रहा। जय भीम जब नहीं थे तो हमारे लिए झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हुआ करते थे। आज तो जाड़े का मौसम है, लगभग समाप्ति की ओर है जाड़ा, लेकिन इस जाड़े के मौसम में हमारे लोगों को कैसे रहना पड़ता था। हमारे माँ, हमारी बूढ़ी दादी या तो कथरी सी करके देती थी तो वो होते थे, कथरी में गुजारा करते थे। आज तो रजैया है, कमल है। जब जय भीम नहीं थे तो हमारे लोग IAS, PCS, IPS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह पदों पर जो पहुंच रहे हैं। जय भीम जब नहीं थे तो शिक्षा नहीं था, और जब शिक्षा नहीं था तो ये IAS, PCS, IPS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर भी नहीं थे। जय भीम नहीं थे तो भारत का संविधान नहीं था। जब भारत का संविधान नहीं था, हमारे लोग पंच, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, सांसद, विधायक भी नहीं थे। जय भीम ना होते थे, भारत का संविधान ना होता। अब भारत का संविधान ना होता तो जो भी कुछ हम लोगों को मिला है ये कुछ भी नहीं होता। जय भीम ना होते तो भारत का संविधान ना होता। और मैं तो उनको भी कहता हूं जो झूठ बोलता है दुनिया में, जय भीम ना होते तो भारत का संविधान ना होता, और भारत का संविधान ना होता तो दुनिया में झूठ बोलने वाला, 56 इंच का सीना बताने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं होता। ये भारत में जो भी कुछ ताकत आपको मिली है ये जय भीम की ताकत है। ये जो भी कुछ मिला है भारत में जय भीम की ताकत है। आज इस ताकत को मिटाने का काम होने जा रहा है, इस ताकत को रोकने का काम होने जा रहा है। आपको रोकने का काम नहीं होने जा रहा है। जिस ताकत से आप ताकत वाले हो, जिस व्यवस्था से आप व्यवस्थित हो, उस व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। वो व्यवस्था है क्या? बाबा साहब ने आपको कौन सी व्यवस्था दिया है? बाबा साहब ने आपको कौन हीरा जवाहरात कौन सा दिया है?
बाबा साहब ने आपको ताकत कौन सी दिया है? वो क्या चीज है, कौन सी वस्तु है? लगभग आप जानते भी हो। आप गांवों में चर्चा भी हो रही है, नगरों में चर्चा हो रही है, इसकी पंचायत भी हो रही है। जो भी कुछ हमको आपको ताकत मिली है, जिससे मिली है, वो है भारत का संविधान, वो है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। अब वो संविधान खत्म होने जा रहा है। तो जब संविधान खत्म हो जाएगा तो जिस स्थिति में पहले हम थे, उसी स्थिति में हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी उसी स्थिति में फिर हो जाएगी। जब उसी स्थिति में हो जाएगी तो हमारा परिवार गुलाम हो जाएगा। अब ये सवाल है पूरे भारत के सामने, हम लोग तो पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। पूरे भारत में हम लोग जाकर के इस बात को सवाल करते हैं और सवाल का जवाब आपसे मांगते हैं, आप जवाब भी देते हो। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबको लगभग मेरे समझ से 90% ऐसे होंगे कि जो सबको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से व्यवस्था हमको मिली है। आप लोगों को जानकारी है कि बाबा साहब की दी गई व्यवस्था से हमको इतना व्यवस्था मिला है? जरा हाथ उठाइए, हमको भी बहुत मिलेगा कि हमको भी पता चल जाएगा, सबको जानकारी है। बाबा साहब की व्यवस्था से ये व्यवस्थित आप हो। अब ये व्यवस्था खत्म होने जा रही है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हो, तो अब क्या होगा? ये तो संविधान खत्म करने जा रहे हैं, ये मनुस्मृति फिर लाने जा रहे हैं, फिर आपको मनुष्य और हमको चंडाल फिर बनाने जा रहे हैं। ये भाई साहब को मनुष्य और हमको चंडाल फिर बनाने जा रहे हैं। तो क्या बना लेंगे? संविधान खत्म हो जाएगा, फिर वो संविधान लाएंगे, फिर उसको लागू करेंगे। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर दूसरा आएंगे संविधान को बनाने के लिए? क्या दूसरा अंबेडकर आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो दिए हैं उसको बचाना है कि गंवाना है? बचाना है। बचाना है तो जरा हाथ उठाओ आप लोग। उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? बचाने के लिए बाबा साहब ने आपको दिया है अधिकार, उसी अधिकार को लेकर के खत्म करने जा रहे हैं और उसी अधिकार को आप अपने पास में रखोगे, उनके विकल्प में इसको रखोगे तब बचाना। बाबा साहब ने आपको कौन सा अधिकार दे दिया है? लोकतंत्र में वोट तंत्र दिया है। इसी वोट तंत्र की पहचान उन लोगों ने कर लिया। पहले जो राजतंत्र था तो राजा हुआ करते थे, हाथ उठवा लेते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र की व्यवस्था दे दिया। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वोट तंत्र दे दिया कि वोट से चुन करके जो जाएंगे वे विधानसभा के मालिक होंगे और लोकसभा के मालिक होंगे। जहां पर विधानसभा, लोकसभा का जो मालिक होगा वहां पर संविधान होगा, उस संविधान का मालिक होगा, उसमें जो कानून नियम बनाए हैं उसको लागू करेगा। तो इसकी पहचान कौन किया? इसकी पहचान कौन किया? जो आपको देखना नहीं चाहते, जो संविधान देखना नहीं चाहते, जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके बुजुर्गों ने हमको नीच बनाया। इन लोगों ने नहीं बनाया, इनके बुजुर्गों ने नीच बनाया। उस कानून के रखवाला, उस संविधान के रखवाला वो बनते हैं और आप हम सब बनाने का काम करते हैं। आप हम सब बनाने का काम करते हैं, तो आप किसको बनाते हो? जो आपको देखना नहीं चाहता उसको बना देते हो, जो संविधान देखना नहीं चाहता उसको भेजते बनाते हो, जो आपको नीच बनाया है उसको बनाते हो, जो आपको अछूत बनाया है उसको बनाते हो, जो आपकी खेती नहीं देखना चाहता उसको बनाते हो, जो अच्छा कपड़ा पहनते हो देखना नहीं चाहता उसको बनाते हो, जो अच्छी मकान बनाकर रहते हैं उसको देखना नहीं चाहता उसको बनाते हो। गलती कौन कर रहा है? गलती है किसकी? किसकी गलती है? हमारी, आपकी गलती है। उसकी गलती नहीं है, वो तो छलिया है।
उसने तो ये नहीं बताया कि हमको वोट दे दीजिए, हम संविधान को खत्म करेंगे। उसने तो आपको कहा कि तेल नमक ले लीजिए, चावल गेहूं ले लीजिए, पैसा भी ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, धोती ले लीजिए, गाड़ी पर बैठिए, दारू पी लीजिए, मांस खा लीजिए और हमको वोट दे दीजिए।